स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, गंगा। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, भारत में आदिकाल से ही मानव पेड़ पौधे, नदी, अग्नि, वायु, वर्षा, पशु पक्षी जैसे प्राकृतिक तत्वों की पूजा अर्चना करता हुआ चला आ रहा है। और वो ऐसा करे भी क्यों ना? आखिर प्रकृति ने मानव को कई सारी सुख सुविधाएं उपहार में जो दी हैं, जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना करना असंभव है। इन सभी प्राकृतिक तत्वों में नदियों का एक अलग ही महत्व है। ये हमें पोर्टेबल वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज प्रदान करती हैं और इसी वजह से इन्हें सोर्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। दोस्तों, अगर भारत की नदियों की बात करें तो इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्ना, नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती प्रमुख हैं। और आज हम इन्हीं नदियों में से एक ऐसी नदी की कहानी जानेंगे जिसे भारत की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख नदी के रूप में जाना जाता है और इसे लाइफलाइन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आपने अब तक तो गेस कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो हम बता देते हैं कि आज की कहानी में हम गंगा के बारे में जानेंगे। गंगा भारत की सबसे लंबी रिवर के रूप में जानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा रिवर बेसिन पूरे वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेटेड बेसिन में से है, जिसमें लगभग 400 मिलियन लोग रहते हैं। इस बेसिन में रहने वाले लोगों का लाइवलीहुड पूरी तरह से गंगा पर निर्भर है, जिस वजह से वो गंगा को मां की उपाधि भी देते हैं। तो आज हम गंगा रिवर के फिजियोग्राफिक, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसके फिजियोग्राफिक फीचर्स से। फिजियोग्राफी ऑफ गंगा रिवर। दोस्तों, गंगा की शुरुआत दो रिवर्स भागीरथी और अलकनंदा के संगम से होती है। ये संगम इंडियन स्टेट उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में स्थित देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है। अगर गंगा के पेरेंट रिवर्स की बात करें तो भागीरथी रिवर को इसका मेन सोर्स माना जाता है। यह रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसे गौमुख के नाम से भी जाना जाता है। इसी गौमुख को माउथ ऑफ गंगा रिवर भी कहते हैं। वहीं इसकी अदर पेरेंट रिवर अलकनंदा का फॉर्मेशन नंदा देवी, त्रिशूल और कामेत जैसी माउंटेन पीक्स के स्नो मेल्टिंग द्वारा होता है। भागीरथी और अलकनंदा के साथ साथ चार अन्य स्ट्रीम्स धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी भी गंगा रिवर फॉर्मेशन में प्रमुख हैं। इन दो रिवर्स और चार स्ट्रीम्स का 5 जगहों पर संगम होकर गंगा रिवर का निर्माण होता है और इन्हीं 5 संगम रीजन्स को पंचप्रयाग कहते हैं। इन संगम के प्रमुख स्थान हैं विष्णुप्रयाग, जहां धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम होता है। उसके बाद अलकनंदा से नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और फाइनली देवप्रयाग में भागीरथी का संगम होता है, जिससे गंगा नदी का जन्म होता है। उसके बाद गंगा 256.90 किलोमीटर्स तक नैरो हिमालयन वैली का सफर करते हुए उत्तराखंड में ऋषिकेश के पहाड़ों से बहकर हरिद्वार के प्लेन्स की तरफ आती है। हरिद्वार में डैम द्वारा गंगा के कुछ पानी को गैंजीज कनाल की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है और इसी के बाद गंगा का कोर्स साउथ वेस्ट से बदलकर साउथ ईस्ट की तरफ होता है, जिससे ये रिवर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की ओर बढ़ने लगती है। नॉर्दर्न प्लेन्स का 900 किलोमीटर का सफर तय करने के दौरान वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे कन्नौज, फर्रुखाबाद और कानपुर से होकर गुजरती है और इसी वक्त उसे रामगंगा नामक एक स्मॉल रिवर भी ज्वाइन कर लेती है। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद गंगा को यमुना रिवर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर ज्वाइन करती है। इन दोनों नदियों के संगम को हिंदू धर्म के अनुसार काफी पवित्र माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संगम के समय यमुना गंगा से बड़ी होती है और इसके कंबाइंड फ्लो का 58.5% कंट्रीब्यूट करती है। यमुना को ज्वाइन करने के बाद गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनार, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, आरा, पटना, छपरा, हाजीपुर, मोकामा, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर से होते हुए गुजरती है और इसी दौरान ईस्टर्न डायरेक्शन में बहते हुए गंगा के साथ 400 किलोमीटर लंबी तामसा रिवर, 625 किलोमीटर लंबी गोमती रिवर,
1156 किलोमीटर लंबी घाघरा नदी का संगम होता है। इसी घाघरा नदी को गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहते हैं। घाघरा के संगम के बाद 784 किलोमीटर लंबी सोन रिवर, 814 किलोमीटर लंबी गंडकी रिवर, 729 किलोमीटर लंबी कोसी रिवर गंगा को ज्वाइन करती है। कोसी को घाघरा और यमुना के बाद गंगा की थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी माना जाता है। और इन नदियों से मिलने के बाद गंगा राजमहल रीजन के पास वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। वेस्ट बंगाल में एंट्री के बाद मुर्शिदाबाद स्थित फरक्का बैराज द्वारा गंगा रिवर का दो भागों में विभाजन होता है। फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल में स्थित है, जो गंगा रिवर के फ्लो को रेगुलेट करता है और उसके कुछ वाटर्स को एक फीडर कनाल की ओर डाइवर्ट कर देता है। उसी फीडर कनाल से हुगली रिवर को भी कनेक्ट किया गया है। इसके साथ ही ये बैराज गंगा रिवर को दो हिस्सों में स्प्लिट करता है। इसका पहला हिस्सा भागीरथी कहलाता है, जो हुगली रिवर से मिलने के बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है। हुगली का निर्माण भागीरथी और अजय रिवर के संगम से होता है। इसके साथ साथ इसकी भी कई सारी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें 625 किलोमीटर लंबी दामोदर रिवर सबसे प्रमुख है। वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर मुर्शिदाबाद, नबाद्वीप, कोलकाता और हावड़ा से गुजरती है और उसके बाद वो सागर आइलैंड के पास बे ऑफ बंगाल सी में जाकर मिल जाती है। फरक्का बैराज द्वारा क्रिएट किया गया दूसरा हिस्सा पद्मा कहलाता है, जो बांग्लादेश में एंटर कर रिवर ब्रह्मपुत्र यानी मेघना से मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिरता है। गंगा जब पद्मा के रूप में बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे सबसे पहले जमुना रिवर ज्वाइन करती है। उसके बाद पद्मा मेघना रिवर को ज्वाइन कर बे ऑफ बंगाल सी में जाकर मिल जाती है। इस दौरान गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर 64,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया के गैंजीज डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये तो रही गंगा रिवर के कोर्स की बात। अब हम इसके फ्लोरा, फौना और नेचुरल वेजिटेशन को डिटेल में समझ लेते हैं। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ गंगा। गंगा बेसिन अपने नेचुरल वेजिटेशन के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस बेसिन का 95% हिस्सा अब एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो चुका है और बचा हुआ 5% नेचुरल वेजिटेशन नेशनल पार्क्स जैसे राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क द्वारा कवर्ड है। सुंदरबंस भी गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना बेसिन द्वारा क्रिएट किया गया सबसे मुख्य इकोलॉजिकल रीजन है। ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो बांग्लादेश और इंडिया के रिवर और सी बैंक्स की कोस्टल इरोजन, सुनामीज और सर्ज स्टॉर्म से रक्षा करता है। अगर गंगा बेसिन के फॉरेस्ट्स की बात करें तो वो अब ज्यादातर खत्म हो चुके हैं और अब केवल कुछ ही हिस्सों में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और गंगा रिवर के आसपास के फ्लोरा और फौना की बात करें तो यहां कुछ वाइल्ड एनिमल्स जैसे डियर, इंडियन वुल्व्स, बंगाल फॉक्सेस, गोल्डन जैकल्स इत्यादि पाए जाते हैं। इन एनिमल्स में सबसे प्रमुख बंगाल टाइगर्स हैं, जो केवल गैंजीज डेल्टा स्थित सुंदरबंस एरिया के पास ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां कई प्रकार की बर्ड्स भी पाई जाती हैं, जिनमें मैना, सिटिकुला पैराकीट्स, क्रोज, काइट्स, पार्ट्रिजेस, डक्स और स्नाइप्स शामिल हैं। इसके अलावा इस रिवर में साइबेरियन क्रेन जैसी कई माइग्रेटरी बर्ड्स भी हर साल ठंड में देखी जा सकती हैं। फिशिंग के लिए भी गंगा रिवर काफी रिच मानी जाती है, क्योंकि यहां फिश की करीब 350 स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें इंडिया की नेशनल एक्वाटिक एनिमल गैंजीज डॉल्फिन भी मिलती है। इसके साथ साथ घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी गंगा में काफी कॉमनली पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी गंगा के कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स की बात। आइए अब हम डिटेल में इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को जानते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा। दोस्तों, एंशिएंट टाइम से ही गंगा पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर रही है। गंगा रिवर का सबसे पहला उल्लेख हरियंका एम्पायर के दौरान मिलता है। इस रिवर के आसपास के रीजन अपने रिच एल्यूवियम डिपॉजिट्स, आयरन ओर और थिक फॉरेस्ट्स के लिए प्रसिद्ध थे और इसीलिए ये उस समय काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जाता था, जिसकी वजह से इस पर अधिकार पाने के लिए कई डिनेस्टीज में डिस्प्यूट भी हुआ। सबसे पहले गंगा वैली रीजन को हरियंका डिनेस्टी ने अपने कब्जे में लिया और यहां मगध एम्पायर की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से गंगा के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया।
इसके साथ ही साथ गंगा रिवर की वजह से हरियांका एम्पायर और उनके सक्सेसिव डिनेस्टीज का कांटेक्ट गैंजीज डेल्टा के लगभग सभी इंपॉर्टेंट पोर्ट से हो गया, जिस कारण वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर वेल्थी और प्रॉस्परस बन गए। हरियांका एम्पायर के बाद फिर कई डिनेस्टीज जैसे शिशुनाग एम्पायर, नंद एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर ने गंगा रिवर के ट्रेड रूट्स और इसके रिसोर्सेज को कंट्रोल किया। इसके अलावा अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो गंगा रिवर के लिए इंडिया और बांग्लादेश में भी इन एंशिएंट डिनेस्टीज की तरह डिस्प्यूट्स हो चुके हैं। ये डिस्प्यूट्स इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के बीच 1951 में शुरू हुआ, जब इंडिया ने यह डिक्लेयर किया कि वो फरक्का बैराज का निर्माण करना चाहते हैं। इस बैराज का निर्माण 1962 से शुरू हुआ और फाइनली 1975 में यह बैराज बनकर कंप्लीट हो गया। इस बैराज का सबसे बड़ा लक्ष्य था गंगा के फ्लो को कंट्रोल कर कोलकाता पोर्ट का प्रेजर्वेशन एंड मेंटेनेंस करना और भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम को सिल्ट फ्री बनाकर उसे नेविगेबल बनाना। लेकिन इस बैराज के निर्माण की बात बांग्लादेश को हजम नहीं हुई और वहां की गवर्नमेंट ने यह इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि गंगा एक इंटरनेशनल रिवर है और इसके फ्लो को कंट्रोल करने का कोई भी डिसीजन दोनों देशों की सहमति से होना चाहिए। इसके बाद 1972 में इंडिया बांग्लादेश के बीच जॉइंट रिवर कमीशन यानी जीआरसी स्टैब्लिश किया गया, जिसका मोटिव था ऐसी रिवर सेटलमेंट पॉलिसीज बनाना जो दोनों देशों के हित में हो। इस कमीशन में इंडिया ये चाहता था कि हुगली रिवर के रेगुलर फ्लशिंग का राइट केवल और केवल उसके पास हो, जिसका बांग्लादेश ने काफी विरोध किया, जिससे दोनों देशों के बीच गंगा के फेयर फ्लो को लेकर काफी डिफरेंसेस पैदा हो गए। और इसी का विरोध करते हुए जियाउर रहमान, जो उस दौरान बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस डिस्प्यूटेड मैटर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए के सामने प्रेजेंट किया और फिर यूएनजीए ने उन्हें इस इशू को बायलैटरल लेवल पर सॉल्व करने का आश्वासन दिया। इसके बाद नवंबर 1977 में बाबू जगजीवन राम ने बांग्लादेश विजिट कर फरक्का इशू पर एक अकॉर्ड साइन किया। फिर इसके कई सालों बाद 1996 में बांग्लादेश की आवामी लीग द्वारा एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट में पीएम बनी हसीना शेख ने इस इशू पर एक फ्रेश ट्रीटी को इंप्लीमेंट किया, जिसका नाम गंगा वाटर ट्रीटी रखा गया। इस ट्रीटी के तहत दोनों देश में फरक्का बैराज के सरफेस वाटर को इक्वली शेयर करने का एग्रीमेंट किया गया, जिससे फाइनली ये इशू सॉल्व हुआ। तो दोस्तों, ये रही गंगा की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अब हम इसके रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस को डिटेल में समझेंगे। रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार गंगा की एक एक बूंद पवित्र मानी जाती है। हिंदुइज्म में भगवान और एंसेस्टर्स की पूजा पाठ और सभी मांगलिक कार्यों में गंगा के जल का इस्तेमाल मैंडेटरी होता है। इसके अलावा गंगा जल का इस्तेमाल श्राद्ध और मृत्यु के समय भी होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि किसी भी मृत व्यक्ति की अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाती हैं तो उसे जन्म मृत्यु के साइकिल से फ्रीडम मिलती है और उसको मोक्ष प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान को भी काफी इंपॉर्टेंस दी गई है और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा करने से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिलती है। हिंदुइज्म में गंगा को एक रिवर होने के बावजूद गॉडेस की उपाधि दी गई है और उनकी भी पूजा अर्चना बाकी के हिंदू देवी देवताओं की तरह ही की जाती है। गंगा नदी के किनारे ही भारत के ज्यादातर तीर्थ स्थल भी स्थापित हैं, जिनमें हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, इलाहाबाद प्रमुख हैं। इसके साथ साथ गंगा तट पर बसे हरिद्वार और इलाहाबाद में हर 6 वर्षों में एक बार कुंभ मेला भी ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जुटते हैं और गंगा में डुबकी लगाकर स्पिरिचुअलिटी के इस अनोखे संगम का हिस्सा बनते हैं। तो ये थी गंगा की रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। अब हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझेंगे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। गंगा रिवर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के निर्माण में काफी अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही साथ ये नॉर्दर्न प्लेन्स के आसपास के रीजन्स में मोस्ट फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल्स का डेपोजिशन करती है। गंगा द्वारा फॉर्म्ड किए गए ये फर्टाइल सॉइल्स खेती बाड़ी के लिए बेस्ट माने जाते हैं, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इसी रीजन में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। इन सॉइल्स में ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स के क्रॉप्स जैसे राइस, शुगर केन, लेंटिल्स, ऑयल सीड्स, पोटैटोज, लेग्यूम्स, चिलीज, मस्टर्ड, सेसमी, शुगर केन, जूट और व्हीट को इजीली ग्रो किया जा सकता है।
गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी स्टैब्लिश किए गए हैं, जो भागीरथी, अलकनंदा, चंबल और रिहंद पर स्थित हैं। ये पावर प्लांट्स 51,700 से 1,28,700 मेगावाट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। गंगा रिवर इंडिया के टूरिज्म इंडस्ट्री को भी काफी बूस्ट करती है। गंगा किनारे स्थित प्रमुख तीर्थ स्थल हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी में हर साल लाखों टूरिस्ट विजिट करते हैं। इसी वजह से इन शहरों की होटल इंडस्ट्री की भी काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है। गंगा में रिवर राफ्टिंग और अन्य तरह के वाटर स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसे एक्सपीरियंस करने के लिए देश विदेश से कई एडवेंचर सीकर्स इसे विजिट करते हैं। हाई टूरिज्म के कारण इन शहरों का अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप हो चुका है, जिससे वहां रह रहे लोकल्स को काफी बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा वाटर के हाई अवेलेबिलिटी की वजह से भारी मात्रा में गंगा के आसपास के रीजन्स में इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, जिनमें कन्नौज की परफ्यूम इंडस्ट्री, कानपुर की लेदर इंडस्ट्री, वाराणसी की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, गाजीपुर की ओपियम इंडस्ट्री, नरोरा का थर्मल पावर प्लांट, भागलपुर की सिल्क इंडस्ट्री, कोलकाता की जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और हावड़ा की लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्रमुख है। इन सब मेजर इंडस्ट्रीज के अलावा गंगा बेसिन रीजन में स्मॉल और मीडियम स्केल की हजारों इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड हैं, जो देश की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान देती हैं। गंगा रिवर के किनारे लोकेटेड ये इंडस्ट्रीज इकोनॉमी को तो बूस्ट करती ही हैं, लेकिन इनका एक साइड इफेक्ट गंगा के पोल्यूशन के रूप में हमें दिखता है। तो आइए गंगा पोल्यूशन के ऊपर कुछ बात की जाए। गंगा पोल्यूशन। दोस्तों, आज मां और देवी कही जाने वाली गंगा का खुद का अस्तित्व संकट में है, जिसके जिम्मेदार गंगा बेसिन के आसपास रहने वाले 400 मिलियन लोगों द्वारा किया गया पोल्यूशन है। इस पोल्यूशन का मुख्य कारण गंगा बेसिन की सिटी से निकलने वाले हैवी सूवेज वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और पॉलिथीन में फेंके गए रिलीजियस ऑफरिंग्स हैं। इस पोल्यूशन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि गंगा रिवर के आसपास रहने वाले लोग इसका डायरेक्ट यूज अपने ड्रिंकिंग, बेदिंग, वॉशिंग और कुकिंग जैसे डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं, जिससे गंगा पोल्यूशन का डायरेक्ट इंपैक्ट उनकी हेल्थ पर पड़ता है और उन्हें कई तरह के वाटरबॉर्न डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। गंगा रिवर पोल्यूशन का साक्षात प्रमाण वाराणसी शहर में देखा जा सकता है। इस शहर में रोज हजारों लोग गंगा स्नान करते हैं। वहां लगभग रोज 200 मिलियन लीटर्स का अनट्रीटेड ह्यूमन सूवेज यहां गंगा में रिलीज होता है। इसके साथ ही साथ यहां मृत व्यक्ति के अस्थि विसर्जन की वजह से जो बोन्स और एशेज गंगा में बहाई जाती हैं, वो भी इसके पोल्यूशन की हिस्सेदार हैं। इसके अलावा आज भी साधु संत, प्रेग्नेंट वुमेन, सुइसाइडल और चिल्ड्रन डेड बॉडीज को गंगा में फेंक दिया जाता है, जो उसी पानी में तैरते हुए डिकम्पोज होती हैं और गंगा को पोल्यूट करती हैं। और इसी पोल्यूशन को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान। इस प्लान को राजीव गांधी द्वारा 14 जनवरी 1986 को लॉन्च किया गया था और इसका मेन एम था गंगा रिवर को सिवियर पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना। और इस प्लान के तहत 1985 से 2000 तक लगभग गंगा प्रोटेक्शन के लिए 10 बिलियन खर्च किए गए और इसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल प्लान फॉर रिवर प्रोटेक्शन के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि ये प्लान करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, लैक ऑफ स्किल्स और इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह से काफी बुरी तरह से फेल हो गया। फिर गंगा पोल्यूशन को रोकने के लिए नवंबर 2008 में उसे नेशनल रिवर की भी उपाधि दी गई, जिसकी वजह से नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था प्रॉपर प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के साथ गंगा रिवर को प्रोटेक्ट करना। इसके कुछ सालों बाद 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड गैंजीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम नमामि गंगे प्रोग्राम रखा गया और इस प्रोग्राम के तहत गंगा प्रोटेक्शन के लिए 2037 करोड़ अलॉट किए गए। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव था गंगा के पोल्यूशन को कंट्रोल और रिड्यूस करना, उसकी वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करना, वाटर सूवेज ट्रीटमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रिवर सरफेस को क्लीन करना, गंगा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना, एफॉरेस्टेशन करना और पब्लिक अवेयरनेस फैलाना। और ये प्लान काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। उसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में गंगा रिवर को एक लीगल पर्सन की भी उपाधि दी, जिसके तहत एक लीगल पर्सन की तरह ही गंगा रिवर के भी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को कंपल्सरी और लीगल माना जाने लगा। लेकिन इन सब प्रयासों के बाद भी आज गंगा पूरी तरह से पोल्यूशन मुक्त नहीं हो पाई है।
ऐसा करने के लिए सरकार के साथ साथ सभी आम नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जीवनदायिनी गंगा के खुद के जीवन की रक्षा करना जरूरी हो गया है। हम सभी का फर्ज है कि गंगा के पोल्यूशन में किसी भी तरह से भागीदार न बने और इसके प्रति बाकी लोगों को भी जागरूक करें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी गंगा की कहानी। इस कहानी में हमने जाना कि आखिर क्यों भारत देश में गंगा को मां और लाइफलाइन की उपाधि दी जाती है। जैसे मां पूरी निष्ठा से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह गंगा रिवर भी इसके आसपास बसे लोगों के लाइवलीहुड को सपोर्ट करती है। गंगा आज एक रिवर ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल हब, एग्रीकल्चर हब, रिलीजियस हब, टूरिस्ट हब और अर्बन हब के रूप में जानी जाती है। लेकिन बढ़ते पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज और लोगों की केयरलेसनेस की वजह से आज इसी जीवनदायिनी गंगा का जीवन खुद खतरे में आ चुका है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक ऑफिसर्स, इंडस्ट्रीज और आम जनता सबको ही अवेयर होना पड़ेगा। क्या आपको पता थी गंगा रिवर की ये कहानी? क्या आपको लगता है कि भारत में गंगा की ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी नदियों की हालत गंगा की ही तरह गंभीर हो चुकी है और हम सबको अपने लेवल पर इनका प्रोटेक्शन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।